क्या बात, हंस के टाल देंगे सर? आवाज आई थी अभी इधर से किसी की। सर हंस के टाल देंगे, क्या है बताओ तो। कौन सी बातें टलवा रहे हो? पंचायती पूरी करवा लो तुम लोगों से, है ना? चारों में से एक है। लो बताओ तो सही, ऐसी कौन सी बात है? पंखा वगैरह चलवा रहे हो क्या मुझसे? हैं? अमिता, प्रियंका, पंखा चला रहे हैं क्या? पंखा नहीं चलाना है। बस अब और कुछ नहीं चलाना ज्यादा। पढ़ के आए हो क्या तुम लोग? खत्म करें इसको, थ्योरेटिकल चैप्टर को, आगे बढ़े फिर अपन। जब तक वो ऑर्डर याद कर लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस, पूछते हैं भी किसी से। जो भी इनडिसिप्लिन नजर आएगा ना, उससे पूछेंगे। इसे कहते हैं सन्नाटा। घड़ी की आवाज सुन सकते हैं हम लोग, कोशिश करें तो। जब डर लगता है ना, तब पढ़ाई होती है, याद भी होता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CH4, NH3 और SO2। समझ में आ गई बात? याद रह जाएगा। ये ऑर्डर में फिर से पूछूंगा जब बिहेवियर ऑफ गैसेस कभी हम पढ़ेंगे, तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A, तो यही वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी, है ना? तो अभी तो फिलहाल चारकोल की सरफेस पे या किसी भी सरफेस पे गैसेस के एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट का ऑर्डर हो गया, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, या ईज ऑफ लिक्विफेक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है ना? अच्छा, लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? कैटलिस्ट के,
थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस पढ़ना था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने। कैटलिस्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव एफिशिएंट होता है, बहुत कम अमाउंट जो है वो बहुत सारी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए सफिशिएंट होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट हाईली स्पेसिफिक होता है। जनरली प्रोडक्ट्स का नेचर नहीं बदलता बट बदल सकता है ना। कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं रेट कांस्टेंट को बदल सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बदल सकता। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में लगने वाला टाइम कम ज्यादा कर सकता है लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं बदल सकता। इक्विलिब्रियम बिना कैटलिस्ट के जिस पोजीशन पे आ रहा था, कैटलिस्ट मिलाने के बाद भी उसी कंडीशन में मिलेगा, बट वहां तक पहुंचने में लगने वाला टाइम कम ज्यादा हो सकता है। कैटलिस्ट किसी भी स्टेट फंक्शन में चेंज नहीं लाता, केवल पाथ फंक्शन को बदलता है। एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज ला सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज्ड, है ना। फिजिकली केमिकली अनचेंज रहता है, उसका अमाउंट नहीं बदलता रिएक्शन में। हाँ, उसका फिजिकल स्टेट बदल सकता है, हो सकता है हमने पाउडर्ड फॉर्म में लिया हो सॉलिड फॉर्म में मिल जाए, है ना, लिक्विड फॉर्म में लिया हो सॉलिड फॉर्म में बदल जाए, फिजिकल स्टेट बदल सकती है बट केमिकली अनचेंज्ड रहता है। और क्या मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है? पार्टिसिपेट करता है, तभी तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है और उसके बाद ही क्या होता है, कैटालाइसिस का एक्शन होता है। अब दो तरह के कैटालाइसिस है, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। तो होमोजीनियस कैटालाइसिस जो है वो जनरली गैस फेज में आप पढ़ते हैं। होमोजीनियस कैटालाइसिस जनरली गैस फेज में आप बात करेंगे, मतलब सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, गैसियस, और कैटलिस्ट भी क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। उसका मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा बहुत हमने एक बार स्टार्टिंग में देखा था, एक बार फिर से देखते हैं। 2SO2 plus O2 gives 2SO3, एक रिएक्शन है ना। तो हम यहाँ पर होमोजीनियस कैटालाइसिस में कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। होमोजीनियस कैटालाइसिस में कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। और हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस में एडसॉर्प्शन थ्योरी एप्लीकेबल है। मतलब कैटलिस्ट का जो एक्शन है वो होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन में कौन सी थ्योरी से समझा जाता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी से। और हेटेरोजीनियस रिएक्शन में कैटलिस्ट कैसे काम करता है वो किससे समझा जाता है, एडसॉर्प्शन थ्योरी से। तो अभी हम कौन सी थ्योरी देख रहे हैं यहाँ पर, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। अब SO2 और O2 की रिएक्शन बहुत स्लो है। SO2 और O2 रिएक्ट करके SO3 बना सकते हैं। डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव है तो हम कैटलिस्ट काम में ले सकते हैं, क्योंकि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो रिएक्शन की टेंडेंसी ही नहीं थी, कैटलिस्ट काम में लेने से कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ रिएक्शन की टेंडेंसी है, डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब कैटलिस्ट काम में लिया जा सकता है। तो आप यहाँ पर कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट क्या काम में लेते हैं, एनओ। एनओ को एज ए कैटलिस्ट काम में लिया जाता है। अब जो कैटलिस्ट आप चूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन करते वक्त हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कि जो कैटलिस्ट लिया जा रहा है वो इन दोनों में से किसी एक से रैपिडली रिएक्ट करना चाहिए, तेजी से रिएक्शन करना चाहिए। यहां पर जो एनओ लिया है वो किससे रिएक्ट करता है, O2 से, तेजी से रिएक्ट करता है। लेकिन खास बात क्या है कि जो इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्ट करने के बाद वो इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं होना चाहिए, वो अनस्टेबल होना चाहिए। अनस्टेबल होगा तभी तो वापस से दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट करके क्या बना पाएगा, प्रोडक्ट। अदरवाइज वो भी वन ऑफ द रिएक्टेंट की तरह काम करने लगेगा, और अगर वो वापस से फ्री नहीं हो पाया तो दो चीजें होंगी, फर्दर कैटालाइसिस नहीं हो पाएगा और रिएक्टेंट खुद कैटलिस्ट खुद इन्वॉल्व हो गया किसमें, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया, जबकि लास्ट में कैटलिस्ट को वापस से फ्री होना है। तो देखो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हमने चूज किया है वो इस तरीके से चूज किया है कि वो किससे रिएक्ट कर लेता है, O2 से, और क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। NO2 क्या है, एक इंटरमीडिएट है। NO2 के साथ में SO2 रिएक्ट करने में कंफर्टेबल है, NO2 के साथ में SO2 रिएक्ट करने में कंफर्टेबल है, और ये इजी बना लेता है, SO3 बना लेता है और वापस से क्या फ्री कर देता है, NO। तो ये वापस से फ्री हो गया क्या। तो NO का सिर्फ काम क्या था कि ये दोनों में आपस में टेंडेंसी नहीं हो रही है, तो ये इसके साथ में रिएक्ट करके क्या बना ले रहा है, इंटरमीडिएट। वो इंटरमीडिएट इससे तेजी से रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, SO3, और NO वापस से फ्री हो गया, फिर किसी दूसरे O2 को जाल में फंसाएगा।
फिर वापस से क्या बना लेगा, NO2, फिर वो NO2 SO2 से कंबाइन करके क्या बना देगा, SO3, और ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। दिस इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। तो बताओ, बहुत कम अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि ये बार बार काम में आता चला जाता है और वापस से फ्री हो जाता है। तो इंटरमीडिएट तो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन इंटरमीडिएट कैंसल आउट हो जाते हैं और कैटलिस्ट भी लास्ट में फ्री हो जाता है। तो ना तो वो रिएक्टेंट का पार्ट बनता है ना प्रोडक्ट का, लेकिन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जाता है। समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे पहली बात तो कैटलिस्ट जो चूज किया जा रहा है वो इन दोनों में से किसी एक से तेजी से रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए। अनस्टेबल होगा तभी तो रिएक्ट करके क्या बना पाएगा, प्रोडक्ट, और खुद वापस से फ्री हो पाएगा। अगर ये स्टेबल बन गया तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी और यही क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो इट विल बी द पार्ट ऑफ द रिएक्शन, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये कौन सी थ्योरी है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो होती है दैट इज फॉर हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी काम में ली जाती है। क्योंकि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में जनरली कौन सा कैटालिस्ट काम में लेते हैं, सॉलिड। सॉलिड कैटलिस्ट काम में लेंगे और उसकी सरफेस पर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। और एडजॉर्प्शन के प्रोसेस से क्या करते हैं, वो कैटालाइसिस का एक्शन समझाते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो आपको रिएक्शन करवानी है ए और बी में, ए प्लस बी, और इससे क्या बनाना है आपको, ए बी। तो जैसा किसने बताया था, लैंगमुइर आइसोथर्म में बताया था, वैसी ही सारी बातें यहां पर की गई हैं कि सरफेस पे जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो हर एक क्या काम करता है, एक इंडिपेंडेंट एडजॉर्प्शन साइट की तरह काम करता है। एडजॉर्प्शन भी हो सकता है, डिसॉर्प्शन भी हो सकता है। एक साइट पे एडजॉर्प्शन हो रहा है या डिसॉर्प्शन, उससे दूसरी साइट को कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, adsorption of the reactants on the surface of catalyst। तो जब कैटलिस्ट आप मिलाएंगे तो ए और बी इसकी सरफेस पर क्या होंगे, एडजॉर्ब होंगे, केमिकली एडजॉर्ब होंगे। फिजिकली एडजॉर्प्शन नहीं होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। तो कैटलिस्ट जो हमें चुनना है वो किस तरह का लेना पड़ेगा, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। केमिकल एडजॉर्प्शन की फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ ए और बी एडजॉर्ब हो गए, तो पहला स्टेप, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब जब ए और बी एडजॉर्ब हो रहे हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी किस काम में आएगी, जो नेबरिंग ए बी मॉलिक्यूल्स हैं, नेबरिंग ए और बी हैं, उनके बीच में रिएक्शन के काम में आएगी। ए एडजॉर्ब हुआ, बी एडजॉर्ब हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी एज एक्टिवेशन एनर्जी काम में आएगी और इसी की सरफेस पे क्या कर लेंगे, ये आपस में कंबाइन करने लगेंगे। अब ये कंबाइन करेंगे तो फिर से क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से क्या होगा, इनका डिसॉर्प्शन होने लगेगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। फिर दूसरा, रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तीसरा, डिसॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। और चौथा पार्ट क्या होगा, डिफ्यूज अवे, मतलब रिएक्टेंट्स का कैटलिस्ट की सरफेस से दूर चले जाना। उससे क्या होगा, वापस से सरफेस अवेलेबल हो गई क्या, फिर से नए ए और बी आएंगे, एडजॉर्ब होंगे, बॉन्ड बनाएंगे, डिसॉर्प्शन होगा, प्रोडक्ट बना के चलते बनेंगे यहां से। समझ में आ गई क्या? अब बताओ, इसी को अगर हम पाउडर्ड फॉर्म में ले लें, सरफेस एरिया मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगी। और सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर लिया जाए तो वो भी बहुत सारे रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करने के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि कैटलिस्ट की सरफेस बार बार रीयूज हो रही है। तो पहला स्टेप, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। दूसरा, reaction of reactants on the surface of catalyst। तीसरा स्टेप, desorption of the reactants from the surface of catalyst या desorption of the products from the surface of catalyst। और फिर से वापस से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, दिस इज होमोजीनियस कैटालाइसिस। समझ आ रही इतनी बात? अच्छा, और क्या दिया इसमें, थ्योरीज हो गई ना। हाँ, ये पॉइंट्स वही दिए हुए हैं बेटा, सारे चारों पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ना,
उनमें यही दिया हुआ है। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द एडजेसेंट साइट्स। एडसॉर्प्शन लीड्स टू हायर कंसंट्रेशन ऑन द ऑफ द रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। एडसॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उसकी वजह से जो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन है वो काम में आ गई एक्टिवेशन एनर्जी की तरह, और ए और बी ने आपस में बॉन्ड बना लिया। ए और बी जब बॉन्ड बना रहे हैं तो वो सरफेस से रिमूव होंगे और फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रोसेसेस वहां डिटेल में दिए हुए हैं, और कुछ एग्जांपल्स आप पढ़ेंगे जो एंजाइम्स के आगे दिए हुए हैं, वो बायोलॉजी में आपके आते रहते हैं। तो ये ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस भी डिटेल में पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक में, चैम्बर प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये सारे प्रोसेसेस हैं, इनके एग्जांपल दिए हुए हैं कैटलिस्ट के। उसके बाद में आता है जियोलाइट्स। जियोलाइट सुने हैं क्या पहले कभी? जियोलाइट्स दो तरह के होते हैं बेटा, नेचुरल और सिंथेसाइज्ड। नेचुरल में आता है अपना क्लिनोप्टिलोलाइट और चेबेजाइट, और इसमें आ जाता है ZSM5 और बीटा। ये क्या है? इनके सिंथेसाइज्ड जियोलाइट्स के नाम हैं। दो तरह के जियोलाइट्स होते हैं, एक तो जो नेचुरली अकरिंग होते हैं और दूसरे जो सिंथेसाइज्ड होते हैं। नेचुरली अकरिंग जो है वो लगभग 40 के आसपास हैं, और जो सिंथेसाइज्ड हैं वो लगभग 150 के आसपास हमने सिंथेसाइज कर लिए हैं लेबोरेटरी में। जियोलाइट्स का जो एक और नाम है दैट इज लापिस लाजुली। नहीं नहीं, इन्हीं का नाम है लापिस लाजुली। जियोलाइट्स का जो बेसिकली मोस्टली अकरिंग जो है उसका जो कलर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन ने जिस नाम से, जो हमने जिस कलर से लिखा हुआ है, जियोलाइट्स, ब्लू कलर, है ना। ये इनिशियली ऑर्नामेंटल पर्पस के यूज में लिया जाता था, कलर्ड स्टोन्स की तरह दिखाई देते हैं ये। और तो इनिशियली सबसे पहले लोग इनको ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज में लेते थे, बाद में फिर इनके केमिकल एप्लीकेशंस और फायदे पता लगे तो फिर हमने इनको सिंथेसाइज भी करके बनाया। ZSM5, ZSM-A, ZSM-B, ZSM-X, ZSM-Y, इस तरह के काफी सारे सिंथेसाइज्ड हैं, और नेचुरली अकरिंग में क्लिनोप्टिलोलाइट और चेबेजाइट, है ना। तो जियोलाइट्स क्या है? कैटलिस्ट है। जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और इनमें क्या होता है बेटा? इट इज कॉल्ड एज ALOSI फ्रेमवर्क। ALOSI फ्रेमवर्क मतलब यहाँ एल्यूमिनियम भी है, ऑक्सीजन भी है और सिलिकॉन भी है। इसका फ्रेमवर्क होता है एक तरीके से, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें कई सारे माइक्रोपोर्स होते हैं, है ना, जैसे कॉर्क होता है ना। तो कॉर्क में क्या होते हैं? बहुत सारे माइन्यूट होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड रहती है। बिल्कुल वैसे ही जियोलाइट्स जो होते हैं, इट इज अ पोरस स्ट्रक्चर, इट इज अ माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर में काफी सारे बहुत छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोला गया है। और ये शेप सेलेक्टिव क्यों बोला गया है? जो मॉलिक्यूल्स इनके पोर के साइज से छोटे हैं उनको तो ये क्या कर लेता है? एडजॉर्ब कर लेता है, वहां कैटालाइसिस हो पाता है। लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स का साइज इसके पोर के साइज से बड़ा है वो इसके अंदर एडजॉर्ब नहीं हो पाते, वहां कैटालाइसिस नहीं हो पाता, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। अच्छा, इसका जो जनरल फॉर्मूला अगर अपन लिखते हैं तो mx डिवाइडेड बाय NaLO2 होल x SiO2 होल y और डॉट ZH2O, इसका जनरल फॉर्मूला है।
M जो है वो एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, इसको X डिवाइडेड बाय N कर लो, स्मॉल n। ये अल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है। जैसे कि Na+ हो सकता है, Ba+2 हो सकता है, Mg+2 यहां पर हो सकता है, किसकी जगह, कैपिटल M की जगह। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी SiO2 की यूनिट्स होती हैं। उन SiO2 की यूनिट्स में कुछ प्लेसेस पे सिलिकॉन हट जाता है और उनको कौन रिप्लेस कर देता है, एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है। तो हम यहां बोल सकते हैं सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स, है ना बेटा। और ये आपको उलझाते हैं कैसे करके, अब स्टेटमेंट दे देगा सम ऑफ द एल्यूमिनियम एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन एटम्स, है ना, या फिर सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम एटम्स। तो दिमाग में ही रखेंगे ये है सिलिका ही। क्या है ये, सिलिकेट ही है। एल्यूमिनो सिलिकेट क्यों बोल दिया गया, क्योंकि कुछ सिलिकॉन वाले स्पेसेस पे कौन आ गया है, एल्यूमिनियम, तो इसको एल्यूमिनो सिलिकेट भी कहा जाता है, पोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। और इसमें जो पोर का साइज होता है वो लगभग 240 पिकोमीटर से 700 है, 260 से 740 कर दें, 740 पिकोमीटर, इतना लगभग इसका पोर का साइज होता है। इस साइज के अंदर जो जो भी पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर एड्सॉर्ब हो सकते हैं, इससे बड़े पार्टिकल्स हैं वो इनमें एड्सॉर्ब नहीं हो सकते। अगर एड्सॉर्प्शन होगा तो ही कैटालाइसिस का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये फॉर्मूला समझे इसका। देखो, SiO2 की कितनी यूनिट्स हैं, Y, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, 0। Si पे +4, 2 ऑक्सीजन का -4, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, ZH2O, है ना। कितने मॉलिक्यूल्स H2O के एड्सॉर्ब्ड हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए Z दे दिया गया है। Z की वैल्यू हमें नहीं पता है कितना वाटर का एड्सॉर्प्शन है। ये भी न्यूट्रल है H2O भी, कोई दिक्कत नहीं है। Al पे चार्ज कितना है, +3, Al पे चार्ज +3, 4 ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन पे -4, इस ब्रैकेट का, सिंगल ब्रैकेट का ओवरऑल चार्ज -1। तो अगर X ब्रैकेट्स हैं तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -X। तो यहाँ टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +X होना चाहिए। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर M की जगह पर Na ले लेता हूं, है ना। अच्छा, N क्या है यहाँ पर, स्मॉल n क्या कहा जा सकता है, चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन, है ना। अब फॉर्मूला मैंने लिख दिया, Na X डिवाइडेड बाय N AlO2 होल X SiO2 होल Y और साथ में डॉट ZH2O। अब बताओ यहाँ, अगर यहाँ X की वैल्यू जो भी है 5 है मान लो, है ना, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -5। और तो किसी की वजह से चार्ज आ नहीं रहा, यहाँ कितना चार्ज आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 5। कितने सोडियम एटम्स काम मिलेंगे, 5, है ना। और इस पे सिंगल एटम पे चार्ज कितना है, 1 है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 1। अब अगर यहाँ मैग्नीशियम होता तो यहाँ X कितना आता, 5, तो मैग्नीशियम भी कितने लेते, 5, लेकिन उससे चार्ज कितना हो जाता, +10 हो जाता क्या। और मैग्नीशियम एटम पे चार्ज कितना है, 2, तो यार 2 से डिवाइड करके हमें वापस से क्या मिल जाता, +5 मिल जाता। नहीं समझे बात, फिर से सुनेंगे एक बार, वापस वाला लग रहा है ये तो, है ना। अच्छा, ये बताओ इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0, इस पे टोटल चार्ज कितना है, -X। तो हमें बाहर कितना चार्ज चाहिए, +X चाहिए। अगर सोडियम है तो X की वैल्यू डायरेक्ट रख दी हमने, कितना रख दिया, मान लो ये 5 यूनिट लिए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ गया। और चार्ज कितना है सिंगल एटम पे, 1, तो यहाँ पर 1 डिवाइड कर दिया, तो 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना मिलेगा, 5। तो कितने Na बाहर रहेंगे, 5, जो कितना पॉजिटिव चार्ज देंगे, +5 देंगे। अब अगर यहाँ मैग्नीशियम होता तो यहाँ वैल्यू तो X की कितनी आ रही होती, 5, तो यहाँ Mg कितने लगा देते, 5। Mg कितने लगाने पड़ते, 5, लेकिन एक Mg पे कितना चार्ज है,
+2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाता 10, तो क्या न्यूट्रल रह पाता, नहीं रह पाता। तो हमने किससे डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर, n इज द चार्ज ऑन मेटल आयन, तो कितना चार्ज है 2, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाता 5, तो चार्ज आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखा गया, हो जाएगा याद अब तो। y का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, z का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो जनरली अगर आपको बोला गया है सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, तो फॉर्मूला ये लिख सकते हैं, बोलो। और n की वैल्यू चाहो तो 1 कर ही सकते हो डायरेक्टली, NaX लिख दो, x/n लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Na पे चार्ज कितना है +1 है, हम जानते हैं, है ना। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, और ये सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। तो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कैसे किए जाते हैं बताइए, इनके पोर के साइजेस को छोटा किया जा सकता है। जैसे हमने फिल्टर पेपर किया था, नॉर्मल फिल्टर पेपर, उसमें क्या किया था हमने, पोर के साइजेस को छोटा किया था, बिल्कुल वैसे ही जो जियोलाइट्स हैं उनके भी पोर के साइजेस को छोटा बड़ा किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इनको यूज में लेने से पहले काफी हीट किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी एड्सॉर्ब्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगेंगे, डीसॉर्ब होने लगेंगे, और उसके बाद ये वापस से रेडी होगा किसके लिए, एड्सॉर्प्शन के लिए, है ना। और सिंथेसाइज्ड में बेटा ये ZSM5 हमने यूज में लिया हुआ है। जो ZSM5 है ये पूछा जा चुका है। ZSM5 जो होता है ये गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए, किसको, अल्कोहल को, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे तो जो OH वाली यूनिट है वो एक H के साथ में निकल जाएगी बाहर, H2O बाहर निकल जाएगा। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, H2O, तो OH ग्रुप एक H के साथ बाहर निकल जाएगा, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसोलीन में, पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ZSM5 नाम का जियोलाइट जो है वो यूज में लिया जाता है अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से गैसोलीन बनाने के लिए या पेट्रोल बनाने के लिए, ठीक है। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि दीज आर यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, कैटायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर कैसे, देखो जब आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर मेटल एटम है, तो ये मेटल एटम दूसरे मेटल एटम के साथ में चेंज हो सकता है। जैसे ये Na+ है, किसी सॉल्यूशन में आपने मिलाया तो ये जो मेटल एटम है वो चेंज हो सकता है, Na+ की जगह पर कौन आ सकता है, Mg+2 आ सकता है, या Ba+2 आ सकता है। तो इसको क्या बोला जाता है, कैटायन एक्सचेंजर बोला जाता है, वाटर सॉफ्टनर बोला जाता है। और एक एप्लीकेशन अपन ने देखा है ZSM5 दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन। समझ में आ गई बात। तो जियोलाइट्स आर द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, और इनका कैटलाइसिस एक्शन किस पे डिपेंडेंट है, शेप के ऊपर डिपेंडेंट है, और इनके शेप्स को सिंथेसाइज करके छोटा बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एंजाइम्स, एंजाइम्स, एंजाइम कैटलाइसिस। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो बेसिकली कैटलिस्ट ही है। और एंजाइम्स जो होते हैं बेटा इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। एंजाइम का अकेला मॉलिक्यूल पर सेकंड में 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज कर सकता है। एंजाइम का अकेला मॉलिक्यूल पर सेकंड में 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज करता है, और वो उनकी मैक्सिमम वर्क रेंज कहां पर, बॉडी में काम करते हैं बेटा, तो 25 डिग्री से 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक इनका ऑप्टिमम वर्किंग रेंज होता है। मतलब केल्विन में क्या बोलेंगे अपन, 298 से 310, और पीएच जो है वो 5 to 7 के बीच में ये ढंग से काम करते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन्वर्टेज, जाइमेज, डायस्टेज, माल्टेज, यूरिएज एंड पेप्सिन। तो ये आप पढ़ लेते हैं बायोलॉजी में, जहां तक मुझे याद है आते हैं ना कहीं प्रोसेसेस में, ठीक है। हाईली एफिशिएंट है, हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक कैसे, एक एंजाइम बॉडी में एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और उसको कैसे पता लगता है कि कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करना है, शेप सेलेक्टिव, शेप्स के अकॉर्डिंग, है ना। एंजाइम पे और सबस्ट्रेट पे सेम तरह की आइडेंटिकल शेप्स बनी हुई रहती हैं, तो जब वो एक लॉक एंड की मॉडल की तरह आपस में फिट होते हैं उसी के बाद कैटालाइसिस का एक्शन शुरू होता है, इसीलिए दे आर हाईली स्पेसिफिक
और इनके जो हम ये कह सकते हैं इनकी सरफेस पे एक्टिव ग्रुप्स जुड़े हुए रहते हैं, को फैक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं, जैसे Cu+2 CO+2। ये किसकी तरह काम करते हैं? प्रोमोटर्स की तरह काम करते हैं और कैटालाइसिस का एक्शन और फास्ट कर देते हैं। तो दो तरह के मॉडल्स होते हैं बेटा इसके, इसमें एक ही दिया हुआ है, तुमने दो पढ़ रखे होंगे, है ना। एक तो लॉक एंड की मॉडल और दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में हम स्ट्रिक्टली बात करते हैं कि जिस तरह का शेप, ये एक तो बना तो रहा हूं, दूसरा ऐसे का ऐसा बन जाएगा। अरे बस 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 हो गया। अरे बस तो सैचुरेट तो कभी मत होना तुम लोग कि हाँ सही बना है सब। अरे अब इसकी चिंता है फिट होना है नहीं होना, आपस में अपनी क्या चिंता है ना। तो जैसे मान लो हमने क्या लिया हुआ है, ये सबस्ट्रेट लिया हुआ है और ये एंजाइम लिया हुआ है। तो जिस तरह से लॉक और की मॉडल होता है, जिस तरह के ग्रूव्स लॉक के अंदर बने हुए रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रूव्स की में बने हुए रहते हैं, तभी वो फिट होती है और तभी उसके बाद में आप उसको रोटेट कर पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह की शेप सबस्ट्रेट पर है, वैसे ही सब शेप एंजाइम पर होती है। तो अगर ऐसी शेप्स होंगी तभी ये आपस में क्या हो पाएंगे, एग्जैक्टली फिट हो पाएंगे, और उसके बाद ही क्या होगा, कैटालाइसिस का एक्शन शुरू होगा और एंजाइम एज इट इज रह जाता है और जो सबस्ट्रेट है वो किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब लॉक एंड की मॉडल में बोला गया था कि एग्जैक्टली सेम शेप्स होनी चाहिए, आइडेंटिकल शेप्स होनी चाहिए। थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो ये आपस में फिट नहीं हो पाएंगे और कैटालाइसिस का एक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में दूसरा मॉडल प्रपोज किया गया फर्दर स्टडी के बाद, जिसमें बोला गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल है तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, आइडेंटिकल की जगह पे क्या कर दिया गया है, सिमिलर, है ना। एंजाइम और सबस्ट्रेट पर सिमिलर शेप्स होती हैं, एग्जैक्टली फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो थोड़ा बहुत भी फिट होते हैं तो उसके बाद में जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट की शेप को इंड्यूस कर लेता है और उसके बाद कैटालाइसिस का एक्शन शुरू होता है। तो दैट इज इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ ऐसा कहा गया है कि ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, जुड़ने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप इंड्यूस कर लेता है, फिर कैटालाइसिस का एक्शन होता है, एंजाइम एज इट इज रह जाता है और सबस्ट्रेट किस में बदल जाता है या रिएक्टेंट किस में बदल जाता है, प्रोडक्ट में। तो ये क्या है, एक तरह से दो थ्योरीज हो गई, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है ना। और क्या दिया है इसमें, खत्म हो गया, चलो अच्छी बात है फाइनली। क्वेश्चंस निकाल लेंगे बेटा एक्सरसाइज में, पहले तो सॉरी, पहले तो अंदर के क्वेश्चंस निकाल लो। देखो ये फिर से एक बार फरमाइश आ रही है एन ए वाले एग्जाम्पल की बेटा, है ना। एम एक्स बाय एन एल ओ टू होल एक्स एस आई ओ टू होल वाई डॉट जेड एच टू। तुम्हें तो याद ही हो गया। अच्छा वहां लिख रहा है, तुम टीप के बोल रही थी क्या, ये तो ऐसा नहीं कर रहे ये लोग तो। चलो यहां पर हम देख रहे हैं बेटा, इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, जीरो, इसका चार्ज कितना है, जीरो। एल पे कितना चार्ज होता है, +3, ऑक्सीजन पे -2, इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, -1। अब अगर आपने x यूनिट्स ली हैं तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, -x। एक पे कितना, -1, तो x पे कितना, -x। इधर कितना चार्ज होना चाहिए, +x होना चाहिए। अब +x होने के लिए यहां पर हमने x तो रख दिया। अब अगर इस मेटल आयन पे चार्ज 2 यूनिट्स का है
तो बताओ जब आप x आयंस लेंगे तो चार्ज डबल हो जाएगा क्या? मान लो इस पे चार्ज कितना है, +n है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ x एटम्स लिए तो चार्ज कितना आएगा, nx। nx को n कैंसल आउट कर देगा, चार्ज सेम आ जाएगा। समझ गए बात को? अगर हमने Na लिया तो Na पे चार्ज कितना है, +1। तो ये जहां x मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या मिलेगा, सेम चार्ज मिलेगा। जो ब्रैकेट के अंदर है नेगेटिव, वो ब्रैकेट के बाहर मिलेगा पॉजिटिव। और एक बार और, ना बेटा, बिगिनर बॉक्स 1 में अप टू क्वेश्चन नंबर 5 हो गए क्या? फिर बिगिनर बॉक्स 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए थे हम लोगों ने। बिगिनर बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 पढ़ो, Fe+3 पॉजिटिवली चार्ज कॉलॉइड है क्या? तो फिर चार्ज सबसे ज्यादा नेगेटिव जिस पे होगा उससे इजीली कोएगुलेट होगा, फोर्थ ऑप्शन। और ये कौन सा वाला, इस पे चार्ज क्या है बताओ, पॉजिटिवली चार्ज है क्या? सेकंड वाले क्वेश्चन में बताओ, कॉलॉइड पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव, क्योंकि हमें कौन सी लेयर देखनी है, जो एडजॉर्ब्ड है वो देखनी है। NO3- तो वीकली अटैच्ड है ना? तो Ag+ पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी होगी, जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा? तो D की पावर सबसे ज्यादा। कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, NaCl की होगी। बिगिनर बॉक्स 4 क्वेश्चन नंबर 3, colloidal solution of silver can be prepared by डबल डिकम्पोजिशन से, मे बी प्रिपेयर्ड, बट ब्रेडिक सार्क मेथड से तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं अपन लोग, है ना? ब्रेडिक सार्क मेथड अगर ऑप्शन में है तो मेटल के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए ब्रेडिक सार्क मेथड काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोलॉइडल सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस, याद कर लेंगे बेटा, ये याद कर लेंगे। और बिगिनर बॉक्स 5, वाटर सॉफ्टनर भी काम में आता है, कैटलिस्ट की तरह भी काम में आता है ना? जियोलाइट्स। और कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन फाइनली पाउडर्ड स्टेट। और कैटालाइटिक पॉइजंस आर पॉइजन फॉर कैटलिस्ट, पॉइजन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन फाइनली पाउडर्ड स्टेट, तो होगा ही होगा। कॉलोइडल स्टेट ले लें अगर सॉलिड ब्लॉक के कंपैरिजन में, तो सरफेस एरिया रिलेटिवली ज्यादा होगा। ट्रू सॉल्यूशन बन पाए या नहीं बन पाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कॉलोइडल पार्टिकल्स तो बना ही सकते हैं अपन। रफ सरफेस होगा तो भी सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर आपने एक तो ये प्लेन सरफेस ली है और एक रफ सरफेस लेंगे, तो रफ सरफेस का सरफेस एरिया प्लेन सरफेस के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, सबसे कंफर्टेबल इस चैप्टर में लगता है एक्सरसाइज डिस्कस करना, और मुश्किल लगता है पढ़ाना, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है ना बेटा। अपने को थ्योरी पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है केमिस्ट्री में, ऑब्वियसली फिजिकल केमिस्ट्री में है। मैं यहाँ खड़े खड़े डिस्कस कर सकता हूँ। एड्सॉर्प्शन में सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में बताओ। अच्छा, रूम टेम्परेचर में और 100 डिग्री में तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, 100 डिग्री उससे ज्यादा हो गया। हाई टेम्परेचर मतलब ऑब्वियसली 100 से ज्यादा की बात कर रहा होगा। तो अप्रिशिएबल कब होगा, लो टेम्परेचर्स पे होगा, है ना? और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3, 4, 5, 6। 6 वाले में बेटा ध्यान रखना, लैंगमुइर एड्सॉर्प्शन जो है वो, लैंगमुइर थ्योरी जो दी गई है वो केमिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। या हम ये मान सकते हैं कि फ्रॉन्टलिक किसके लिए है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। लैंगमुइर किसके लिए है, केमिकल के लिए। और केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है।
क्वेश्चन नंबर 7, 8, 8, ऐसा तो क्लास में किया था ना अपन ने, 45 डिग्री पे मतलब 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो स्लोप कितना आ गया 1, मतलब 1/n की वैल्यू क्या हो गई 1। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस दैट इज log k की वैल्यू 0.3, मतलब k कितना आ जाएगा 2, तो 2 आ गया, और प्रेशर कितना है 0.2, तो k की वैल्यू 2, प्रेशर 0.2 रेज टू पावर 1, तो 2 इंटू 0.2 इज 0.4। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऑनलाइन वाले भी बताते रहे बेटा, यहीं खड़ा हूं मैं। हाँ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। The capacity of an ion to coagulate a colloidal solution depends on, एक तो मैग्नीट्यूड देखेंगे चार्ज का, और चार्ज का साइन भी तो देखेंगे बेटा। अगर नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो क्या नेगेटिवली चार्ज आयन उसको कोएगुलेट कर सकता है क्या? नहीं, बिकॉज हार्डी कह गए हैं ऐसा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 21, 22। Metal sulfides are negatively charged. Metal hydroxides are positively charged. और वैसे भी ये हो चाहे नहीं हो, ये बताओ कौन सा कॉमन आयन लग रहा है As2S3 के साथ? कौन सा कॉमन लग रहा है बेटा? कौन सा आयन ऐसा है जो As2S3 के साथ कॉमन है इन चारों में? क्या नहीं दिया है आंसर में? दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32। याद है क्या रिएक्शन? SnCl2, अच्छा ये वाला तो हो जाएगा 32, तो 35 देखेंगे, 33, 34 और 35। क्वेश्चन नंबर 30, इमल्सिफायर बेटा सोप, डिटर्जेंट और लायोफिलिक सोल, ये तीनों ही किसकी तरह काम करते हैं? स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जैसे वहां पे गोल्ड सोल में क्या मिलाया था हमने? लायोफिलिक कॉलॉइड, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड्स बोला जाता है इनको। तो ये तीनों जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखें बेटा, SnO2 की रिएक्शन जब HCl के एक्सेस के साथ करवाते हैं तो ये SnCl4 बना लेता है और 2H2O बना लेता है। अब बताओ ये एक्सेस में है, तो फिर ये लिमिटिंग हो गया क्या? लिमिटिंग हो गया तो बताओ क्या बनेगा? SnCl4 तो बनता रहेगा, उसके अलावा कौन बच जाएगा? ये तो पूरा खत्म, ये बचेगा HCl, तो SnCl4 बना, और उसके अलावा भी कौन बच गया? HCl बच गया, तो कौन सा आयन डिपॉजिट होगा? Cl-, तो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन, या कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39। शशांक सर 12 में लो में भी तो हो सकता है वेंडरवॉल फोर्स। 12 क्या है बेटा? Which forms multi-molecular layers during adsorption? Physical adsorption at high pressure, फिजिकल एड्सॉर्प्शन अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर पे कैसे होगा? सिंगल लेयर ही नहीं बन पाएगी, मल्टीपल लेयर्स कहां से बनेगी? कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 33 भी पूछे, 33 तो करा है ना बेटा क्लास में हमने,
बताओ 33 में। उल्टे मत चलो बेटा, ये ऑनलाइन वाला भी 21 नंबर पूछ रही है प्रकृति, बताओ। सोते रहते हैं क्या पहले। ऑल कॉलोइडल सॉल्यूशन शो, बताओ कलीगेटिव प्रॉपर्टीज कम आती हैं कि ज्यादा आती हैं? कम आती हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम आएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, 100 ml 0.1 मोलर AgNO3। AgNO3 के मोल कितने हुए? 0.01। KI के मोल कितने हुए? 0.01। बताओ, दोनों के बराबर बराबर मोल हैं तो केवल क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। दूसरे वाले में दोनों के बराबर मोल हैं फिर से, तो फिर से प्रेसिपिटेट बनेगा। तीसरे वाले में फिर से दोनों के बराबर मोल हैं तो फिर से प्रेसिपिटेट बनेगा। और चौथे वाले में ज्यादा मोल किसके? के आई के, तो आई माइनस एक्स्ट्रा होगा, नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड बनेगा। 35 की रिएक्शन है, SnO2 लिमिटिंग है, HCl ज्यादा है, तो ये पूरा खत्म हुआ। लास्ट में SnCl4 का प्रेसिपिटेट बचा, और कौन बचा एक्सेस में? HCl। तो SnCl4 पे कौन एड्सॉर्ब होगा? Cl माइनस। इस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 में एग एल्बुमिन इज एग वाइट, बेटा एग के अंदर जो होता है वो एग एल्बुमिन कहलाता है, और वो तीनों तरीके से काम करता है। मतलब वो बेसिकली लायोफिलिक कॉलॉइड है। लायोफिलिक कॉलॉइड को ही प्रोटेक्टिव कॉलॉइड कहा जाता है, और लायोफिलिक को ही रिवर्सिबल कॉलॉइड कहा जाता है। हमने टेबल पढ़ी थी बेटा, आए थे क्या आप 3 दिन पहले? टेबल पढ़ी थी, उसमें कहा था किनको बनाना आसान है? लायोफिलिक को। तो किनको दोबारा बनाना आसान है? लायोफिलिक को, क्योंकि दोनों को इजीली मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। लायोफोबिक को बनाने में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको इरिवर्सिबल बोलते हैं, इनको रिवर्सिबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने सब में कोई जरूरी नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग जरूरी थोड़ी, केमिकल बॉन्ड बना के रहेंगे। किस तरीके के फोर्सेस से जुड़े रहते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस। पहले तो फैले हुए थे, सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो वापस से पास पास आ गए, तो वीक वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े हुए रहते हैं। 52 में 2 आंसर सही होंगे बेटा, फर्स्ट और फोर्थ, है ना। सस्पेंशन में भी नहीं दिखेगा, NaCl में भी नहीं दिखेगा, 2 आंसर सही होंगे 52 में। 53, विच इज काइनेटिक फिनोमिना। काइनेटिक फिनोमिना मतलब किसमें मोशन हो रहा है, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। टिंडल इफेक्ट इज द ऑप्टिकल फिनोमिना, है ना। क्वेश्चन नंबर 54, वैनिशिंग क्रीम क्या होती है बेटा? बॉडी लोशन होता है। 55, 56, 57, 58 नहीं किए हैं, ओहो नहीं किए तुम लोगों ने, कोई बात नहीं, कर लेना है इनको। आगे एक्सरसाइज, हाँ 1 में 70, कैसे है? 70 में आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैव जनरल फॉर्मूला, ठीक है, हैव पोर साइज, हाँ बिल्कुल। 70 में ऑल 4, क्वेश्चन नंबर 70 में 4 ऑल। और 69 में भी गलत दिया है, 69 में भी 4 होगा, 4 ही दिया है ना उसमें तो, ऐसे डामाडोल नहीं होंगे। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2 आ गया क्या? देखो इसमें क्या बोला गया है, एक्स अपॉन एम, इसको 2 को समझ ले बेटा, है ना। यही समझ लेंगे, पर्सनल टच लेने की कोशिश नहीं करेंगे। एक्स अपॉन एम इज फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको कैसे पढ़ना है? फंक्शन ऑफ प्रेशर। फंक्शन ऑफ प्रेशर का मतलब क्या होगा? एक्स अपॉन एम प्रेशर बदलने से बदलेगा,
टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो x अपॉन m की वैल्यू प्रेशर बदलने से बदलेगी कि नहीं? बदलेगी। तो इट विल बी अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम? x अपॉन m इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो, अगर प्रेशर उतना ही रहा, टेम्परेचर बढ़ाते घटाते रहेंगे तो x अपॉन m की वैल्यू बदलेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने पर बढ़ जाएगी। मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा बोल रहा है प्रेशर बिकम्स फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इफ x अपॉन m को क्या रखना चाहते हैं? कांस्टेंट। बताओ, ऐसा करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस सरफेस पर जितना एडजॉर्प्शन हो चुका है उतना ही रहे, तो फिर x अपॉन m कांस्टेंट रखना चाहते हो। तो इन केस अगर प्रेशर बढ़ गया तो फिर टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ गया तो x अपॉन m बढ़ेगा, लेकिन आपको x अपॉन m क्या रखना है? कांस्टेंट। तो उसी के कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मान लो प्रेशर कम हो गया तो एड्सॉर्प्शन क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो आपको टेम्परेचर को भी कम करना पड़ेगा जिससे x अपॉन m की वैल्यू बनी रहे। प्रेशर बढ़ाने पर x अपॉन m बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर x अपॉन m कम होता है। अब आप चाहते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर जितनी गैस एड्सॉर्ब हो चुकी है उतनी ही एड्सॉर्ब रहे, फिक्स रहे, ना बढ़े और ना ही घटे। मतलब x अपॉन m को क्या रखना चाहते हैं? कांस्टेंट। अब अगर मान लो, फिर तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन बन गए, क्योंकि आपकी डिमांड क्या है? ये कांस्टेंट रहे। तो इन केस अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो बताओ x अपॉन m कम होने लगेगा क्या? लेकिन आपको कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझे? आ गया ना समझ में बात? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो x अपॉन m फंक्शन हो गया प्रेशर का। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो x अपॉन m फंक्शन हो गया टेम्परेचर का। और अगर x अपॉन m कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के फंक्शन हो गए, उनको एक दूसरे से बदलना पड़ेगा। और x अपॉन m इज इक्वल टू p इंटू टी, ऐसा हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है? x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 अपॉन n। क्वेश्चन नंबर 3। In the Freundlich adsorption isotherm, the value of 1 upon n is 1 in case of physical adsorption, 1 in case of chemical adsorption, between 0 to 1 in all cases. ये पढ़ा है बनने। लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर। 1 अपॉन n की वैल्यू लो प्रेशर पे 1, मॉडरेट पे 0 से 1 के बीच में, और हाई प्रेशर पे 1 आती है ना? हाई प्रेशर पे 0। हाँ सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4, 5। Protection power of lyophilic colloidal soul is expressed in terms of gold number। 6, 7। जब तक कि कुछ भी नहीं लिखा हो सब कुछ सिस्टम के लिए दिया जाता है। डेल्टा एस टोटल केवल तभी कंसीडर करना है जब आपको लिखा हुआ मिले, अदरवाइज सब कुछ किसके लिए है? सिस्टम के लिए है। अब यहां पर देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। बोलो होता है क्या? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, डेल्टा एच यहां पर क्या है? नेगेटिव है क्या? और डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। तो फिर ये टी डेल्टा एस की वैल्यू, ये ओवरऑल वैल्यू क्या है? अच्छा डेल्टा एस, सॉरी क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एस सिस्टम है ना, गैस के पार्टिकल सरफेस पर जुड़ रहे हैं तो उनकी रैंडमनेस खत्म हो रही है। अब बताओ क्या होना चाहिए यहां पर? ये ओवरऑल वैल्यू मिलके क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और डेल्टा जी क्या आना चाहिए? ओवरऑल। तो फिर इसको नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हाई नेगेटिव होनी चाहिए क्या? यही बोला गया इसके अंदर, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एच शुड बी हाई नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12। 12 फिर से वैसा ही आ गया है ना, नीट 2019 में पूछा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, बाकी सारी वैल्यूज फ्रॉन्टलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में जो 1 अपॉन n की वैल्यू पड़ी थी उन सबसे बाहर जा रही है एक्सेप्ट 1। और एक्सरसाइज 3 भी देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1,
2 which of the following micelles in aqueous solution above certain concentration। बेटा इनके एग्जांपल्स, इनकी थ्योरी जो है वो हटा दी गई है, पहले मॉड्यूल में हुआ करती थी, बट ये क्वेश्चन नहीं हटाया है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो मॉड्यूल में आपको दे रखे हैं, है ना, ये सरफेक्टेंट्स और इनके एग्जाम्पल, वहां से इसको देख सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हटा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी रहने दें आप। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और बाकी के जो कोई क्वेश्चन रह गए हों वो कर लाना, है ना। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे अपन अगली क्लास में जो जो भी क्वेश्चंस रहे हैं, है ना, और अपनी कॉपीज निकालेंगे हम। मोल कॉन्सेप्ट, मॉडल की जरूरत नहीं है, एक खाली कॉपी की जरूरत, खाली पेज की जरूरत है ना। अच्छा, कितने लोग कंफर्टेबल हैं मोल कंसेप्ट के साथ? देखो मैं शक्लें याद रख लूंगा, मैं भी, ध्यान से उठाना हाथ, है ना, भीड़ में खो मत जाना कहीं कि मेरा भी मेरा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात कर ले बेटा, है ना, जब बेसिक से ही बात कर रहे हैं सारी तो फिर और ज्यादा बेसिक बात कर ली जाए। मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले एक बार मैटर का क्लासिफिकेशन देख लें हम लोग। हमने एक बार देखा था वैसे, सॉल्यूशन पढ़ा था जब, है ना। व्हाट इज द मैटर? Anything which occupies a space, have mass and can be felt by any of our senses is called as matter। मतलब इस अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या कहलाएंगी? मैटर। अगर बिना कोई क्लासिफिकेशन, बिना किसी प्रॉपर्टी के रैंडमली कोई नाम देना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। मैटर को क्लासिफाई करने के दो क्राइटेरियाज हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उनके बेसिस पे नाम क्या देते हैं हम लोग? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पे हम क्या नाम देते हैं? प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर बोला जाता है। प्योर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं आप किस किस में? एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। और इम्प्योर को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन या पार्टिकल का साइज जो है उसके बेसिस पे। और होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज सॉल्यूशंस, ये पढ़ा था अपन ने। अच्छा, एलिमेंट्स को फर्दर आप डिवाइड कर देते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स को फर्दर आप डिवाइड कर देते हैं कौन कौन से? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट चार्ट आ गया एक तरीके से अपना। अब ये तो सारी बात अपन ने कर ली, लेकिन सबसे पहले एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट आए, है ना। डाल्टन ने कहा कि अगर आप किसी भी चीज को छोटा करते जाएं, मान लो आपने कोई मेटल की रॉड ले ली, एक आयरन की रॉड ले ली, आप उसको छोटा करते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तो लास्ट में कहां पहुंचेंगे? एक ऐसी एंटिटी पर पहुंचेंगे जिसको फर्दर सब डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बेसिक एंटिटी है दैट इज कॉल्ड एटम। हर एक चीज जो है वो एटम से मिलकर बनी हुई होती है। ये सबसे पहले आइडिया किसने दिया था? डाल्टन ने। हालांकि ये आइडिया सही था और इस डायरेक्शन में सोचने वाले वो पहले इंसान थे, इसलिए उनका नाम याद किया जाता है। कुछ गलतियां भी उनकी थ्योरी में थी, जैसे उन्होंने कहा कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। हम सब डिवाइड कर चुके हैं, है ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स थे जो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी सिर्फ इनके पॉइंट में से एक चीज उठानी है हमको, दैट इज एटम।
तो उन्होंने कहा सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो क्या कहलाता है, एटम। तो एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर चीजें बनी हुई होती हैं। तो एटम की अगर बात करें, है ना, तो ये बनाया हुआ है, अपने बनाने की जरूरत नहीं है, बनाया हुआ है, ये बनाना है, सोचते रहो तुम लोग। अरे नहीं बनाना है, अभी समझो बात को, काफी सारी चीजें आएंगी अभी बनाने की। हाँ, अब इधर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान इधर चाहिए मेरा, है ना। तो सबसे पहले ये पता लगाया गया कि सबसे लाइटेस्ट एटम कौन सा है। तो पता लगा हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है। तो सिंगल हाइड्रोजन एटम का वेट जब मालूम किया गया, तो हम यहां पर बोल रहे हैं एक्चुअल वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ये कितना मिला, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अकेले सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास कितना मिलता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये इतना छोटा और इतना हल्का है। फिर उसके बाद में कुछ और एटम्स के मासेस पता लगाए गए। जैसे हम यहां पर बात करें एक्चुअल वेट ऑफ वन कार्बन एटम, कार्बन एटम का मास पता लगाया गया तो 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मिला। फिर ऑक्सीजन एटम के मास की बात करें, एक्चुअल वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास मिला 26.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ऑक्सीजन भारी है ना, कार्बन और भारी, कार्बन हाइड्रोजन से भारी, और कार्बन से भी भारी कौन लग रहा है, ऑक्सीजन। तो ये मासेस मिले, और इसी तरह से बाकी एलिमेंट्स के भी मासेस हमें दे दिए गए, और हमें कहा गया इन्हें याद करो। बड़ा मुश्किल होगा याद करना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 3-4 के लिए याद करना हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन 114 118 एलिमेंट्स हैं, उनके लिए, सबके लिए इंडिविजुअल एटम का मास इस तरीके से याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कुछ तरीका निकाला गया। कुछ तरीका क्या निकाला गया, देखो, सबसे पहले सबसे लाइटेस्ट कौन है, यहां पर हाइड्रोजन। तो यहां पर हमने सबसे पहला तरीका निकाला क्या करने का, एटम्स के मासेस को रिलेट करने का, एटम्स के मासेस को रिलेट करने का। तो आप यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM भी बोला जा सकता है। रिलेट करके निकाल रहे हैं, रिलेट करके कैसे, सबसे पहले निकाला विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम सबसे लाइटेस्ट था, तो उससे रिलेट करना बहुत आसान हो रहा था। हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में कैसे रिलेट करेंगे, उसके लिए एक तरीका देखते हैं। जैसे मान लो आपको एक ब्लॉक दिया हुआ है, इस ब्लॉक का मास है 1.2213 किलोग्राम्स। दूसरे ब्लॉक का मास दिया हुआ है 2.4426 किलोग्राम्स, और तीसरे ब्लॉक का मास दिया हुआ है 3.6639 किलोग्राम। 3 ब्लॉक दिए हुए हैं, तीनों ब्लॉक के मासेस आपको दिए हुए हैं, और आपको बोला गया इन तीनों ब्लॉक के मासेस को एज इट इज याद रख लो। तो आप 2 तरीके लगा सकते हैं, एक तो दोनों को रट देंगे, है ना, बिल्कुल एज इट इज, और दूसरा तरीका क्या है, कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर कैसे करेंगे, कि अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये पता लग रहा है कि ये क्या है, 2 टाइम्स है। अगर इसको A बोला, इसको B बोला, और इसको C बोला, तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ A। और अगर A और C को रिलेट करें तो 3 टाइम्स आ रहा है क्या, तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ C इज 3 टाइम्स ऑफ A। तो आपको याद क्या करना है, बी के लिए क्या याद रख लेंगे, ट्वाइस, सी के लिए क्या याद रख लेंगे, थ्राइस, और ए का एग्जैक्ट मास याद रख लें। ए का एग्जैक्ट मास याद रख लें। जब आपसे पूछा गया कि सी का मास कितना है, तो हमें क्या याद है, थ्राइस ऑफ ए, मतलब 3 इंटू मास ऑफ ए। जब आपसे बी का मास पूछा गया तो ट्वाइस ऑफ ए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए। समझ में आ रही है बात। वैसा ही काम यहाँ किया जाता है। कैसे,
रिलेट किया गया हाइड्रोजन के मास को और कार्बन के मास को। तो यहां पर आप बोलें कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम अगर निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ वहां भी ऐसे ही किया था क्या? बताओ टू कैसे आया? मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए, तभी तो टू आया। मास ऑफ सी अपॉन मास ऑफ ए, तभी तो क्या आया, थ्री। तो यहां पर भी क्या करें, कार्बन के एटम के मास में हाइड्रोजन के एटम के मास से डिवाइड कर दें, तो देखते हैं क्या मिलता है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ऊपर क्या है, 19.9 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बताओ कैंसिल आउट होके सरप्राइजिंगली इट कम्स आउट टू बी 12। बताओ, समझे बात को? मतलब बहुत मजेदार चीज है बेटा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके सीखेंगे ना तो थोड़ा हो सकता है अपन कैलकुलेशन पार्ट में लैग कर जाएं, बाकी चीजें बहुत मजेदार है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का एटम हाइड्रोजन के एटम से 12 टाइम्स हैवियर है। तो क्या अब आपको सेपरेटली कार्बन एटम का एग्जैक्ट मास याद रखने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ क्या याद रखेंगे, कार्बन एटम इज 12 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हम रट लेंगे मास। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल वैसे ही क्या किया गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, कौन सा वेट, एक्चुअल वेट, वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। तो जब आप यहाँ डिवाइड करके देखेंगे 26.6 इंटू 10⁻⁻24, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो रहा है यहां भी और यहां भी, तो ये यूनिटलेस आ रहा है ना अभी। अच्छा यहां भी ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एंड इट कम्स आउट टू बी 16। इसका मतलब ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। अब ऑक्सीजन का मास थोड़ी याद रखना है, क्या याद रखना है, 16 याद रखना है। 16 मतलब 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हम बिल्कुल रट देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये तो किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया था, चीजें सारी यही हैं, आगे भी वैल्यूज यही मिलेंगी, बस थोड़ा सा विद रेस्पेक्ट टू बदल गया है। वैल्यूज यही मिलने वाली हैं, विद रेस्पेक्ट टू क्यों बदला है और वैल्यूज क्यों ऐसे ही रहने वाली है वो भी आगे देखेंगे। फिलहाल यहां तक के पार्ट में कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की, नोट कर देंगे फटाफट से। अच्छा ध्यान देना, अभी तक ये जो सारी वैल्यूज आ रही हैं रेशियोज आ रहे हैं, दीज आर यूनिटलेस, है ना। तो अभी सिर्फ 16 बोला है, सिर्फ 12 बोला है, कोई यूनिट नहीं लगाई हमने इसकी अभी तक।
लिख ली क्या? तो बेटा ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला अपन ने? विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। लेकिन बाद में लोगों ने विवाद किया कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों निकाला है। बेसिकली जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री करके एक तरीका होता है, उस तरीके से ही एटॉमिक मासेस निकालते हैं। उनमें क्या करते हैं, कंपाउंड्स काम में लेते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन का कंपाउंड काम में लिया, कार्बन का मास निकाला। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड काम में लिया। तो लोगों ने कहा हाइड्रोजन की तो बहुत कम कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, ज्यादा कंपाउंड किसके अवेलेबल होते हैं? ऑक्सीजन के। लगभग सभी ऑक्साइड बना लेते हैं। तो क्यों ना रिलेट कर जो किया जा रहा है वो ऑक्सीजन से रिलेट किया जाए, है ना। तो रिलेट करना किससे शुरू कर दिया गया फिर? ऑक्सीजन। विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम। विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम जब निकालेंगे तो बताओ, ये बात तो आपको भी दिमाग में समझ में आ रही होगी कि कुछ जगहों पे मुश्किल आएगी। कैसे? हाइड्रोजन तो सबसे लाइटेस्ट था, तो जिन जिन को रिलेट कर रहे थे वो सब हाइड्रोजन से हैवी थे। तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही थी वो एक से ज्यादा आएगी, याद करने में आसान रहेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन से रिलेट करेंगे तो हमें पता है ऑक्सीजन से हैवियर तो है ही एलिमेंट्स, लेकिन लाइट भी हैं। तो अगर जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनको रिलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो इनका मास तो है कम और ऑक्सीजन का मास है ज्यादा। तो फिर से वैल्यू किस में आ जाएगी? डेसिमल में। मुश्किल होगा याद करना। तो उसके लिए एक तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया? देखते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/16 ऑफ द वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। बताओ मुश्किल हल हो गई क्या? ध्यान देंगे, फॉर्मूला वैसा ही है। ऊपर एक्चुअल मास ऑफ एटम, एक्चुअल मास ऑफ एटम, नीचे क्या था? एक्चुअल मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। यहां क्या है? 1/16 ऑफ द वेट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। वैल्यू सेम आएंगी क्या? ये बताओ, ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन से कितना भारी? 16 टाइम्स। तो अगर ऑक्सीजन के एटम के मास में 16 से डिवाइड कर देंगे तो क्या अगेन हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर वैल्यू आ जाएगी क्या? तो ये जो वैल्यू आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू, या ये किसके बराबर है? लगभग हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है क्या? तो वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा, बस फॉर्मूला बदल दिया गया। समझ में आ गई क्या बात? बोलो। किससे रिलेट कर रहे हैं? 1/16 ऑफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? इसमें दिक्कत ही आएगी कुछ टाइम बाद में ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स मिलने लगे। आइसोटॉप्स मिलने लगे ऑक्सीजन के। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनमें सेम एटॉमिक नंबर, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ऑक्सीजन जिसका मास 16, ऑक्सीजन जिसका मास 17, ऑक्सीजन जिसका मास 18। तो अब यहां 1/16 करें या 1/17 करें या 1/18 किया जाए, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन का सैंपल मिलता है, मान लो ये कंटेनर है, इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो इसमें 3 तरह के ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऐसे ऑक्सीजन एटम भी है जिनका मास 16 है, ऐसे ऑक्सीजन एटम भी है जिनका 17 है, और ऐसे भी है जिनका 18 है, और तीनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में है। ऐसा अगर मान लो ऐसा होता कि 99% एटम्स या 98% एटम कौन से वाले होते? 16 वाले, बाकी के नेग्लिजिबल अमाउंट में होते, तो हम किससे डिवाइड कर देते? 16 से। लेकिन 16 भी सिग्निफिकेंट है, 17 भी है और 18 भी है, इसीलिए ये मेथड ड्रॉप कर दिया गया। आईयूपीएससी को आया गुस्सा, क्या कर रहे हो, है ना। उन्होंने कहा कि बस अब हो गया, अब किससे रिलेट करेंगे? कार्बन से। तो विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटॉप। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बन 12 आइसोटॉप के रेस्पेक्ट में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया? वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय, बताओ क्या लिख दें? डायरेक्ट कार्बन या 1/12? 1/12। समझ में आया क्यों आता है 1/12? तो 1/12 ऑफ द वेट ऑफ कार्बन, वन कार्बन 12 आइसोटॉप, वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप।
ये समझ में आ गई बात। वैल्यूज क्या रहेंगी, यहां से भी सेम रहेंगी क्या, क्योंकि कार्बन एटम इज 12 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, और कार्बन एटम के मास में 12 का डिवाइड कर देंगे तो अगेन किसका मास मिलेगा, हाइड्रोजन एटम का। तो वैल्यूज वही आ रही हैं, लेकिन जो बेस है वो बदल गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, तो क्या करेंगे, weight of one atom of that element divided by 1/12th of the weight of one atom of carbon 12 isotope। अब सर आइसोटॉप वहां था तो आईयूपीएसी ने आपत्ति नहीं की, मुश्किल ना, कैंसिल कर दिया। अब कार्बन के भी तो आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो सर ये जो है 98.75% होता है, ये 0.50% और ये 0.50% लगभग, है ना। बराबर कर लो इसको, 98.75 0.75 0.75 क्या है, ये 98.75 है ना, तो एक 0.75% और एक 0.50%। तो इतना अबंडेंस है, तो मोस्टली अवेलेबल कौन सा है, कार्बन 12, और सबसे स्टेबल है इन तीनों में। तो इसीलिए किससे रिलेट किया गया, कार्बन 12 से, और अभी तक भी वही मेथड चल रहा है। तो करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है, विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12। अब सवाल ये आता है कि ये तो रेशियो है, जो वैल्यू निकल के आई है वो तो रेशियो है, कहीं पे अगर 12 लिखा है, कहीं अगर 16 लिखा है, तो हम समझ नहीं पाएंगे ये है क्या चीज। 12 रुपीज है, 12 नंबर है, 12 बॉल्स हैं, 12 ग्राम है, 12 किलोग्राम है, हमें नहीं पता है। तो इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास को एक यूनिट असाइन की गई। तो यूनिट वाज असाइन्ड टू रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज AMU या फिर U और U। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट और U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। तो इस तरीके से आप इसको यूनिट दे देते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU या फिर 12U। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 AMU, या U लिख दिया जाता है। तो पीरियडिक टेबल में जो मासेस लिखे हैं वो ग्राम में है या AMU और U में, AMU में है, मतलब वो मोलर मासेस नहीं है, वो सिंगल एटम के मासेस हैं। और सिंगल एटम के भी कौन से मासेस हैं, रिलेटिव मासेस हैं, एक्चुअल मासेस नहीं है। अगर वहां पोटेशियम के साथ 39 लिखा हुआ है तो वो 39 AMU है, एक्चुअल मास नहीं है। और 39 क्या स्टैंड कर रहा है, 39 AMU कैसे स्टैंड कर रहा है, वहां पर पोटेशियम एटम इज 39 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन, वहां 39 लिखा है, उसका मतलब ये है। कैल्शियम के साथ में 40 लिखा है, उसका मतलब क्या है, सिंगल कैल्शियम एटम इज 40 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। समझ में आ गई इतनी बात। तो दोज आर नॉट एक्चुअल मासेस, दोज आर रिलेटिव मासेस, और वो भी किसका, सिंगल एटम का। 1 मोल का मास नहीं है, वो सिंगल एटम का मास है। क्लियर हुई इतनी बात, लिख लो इसको तो एक बार, है ना, आगे बात करो। ऑक्सीजन का आइसोटॉप एक क्लास में रहती हो कि बाहर से जाके आती हो, घूम के आती हो। हाँ, बोलो। इसकी तीनों की परसेंटेज अबंडेंस सिग्निफिकेंट अमाउंट में है ना। तो 1/16 किया जाए या 1/17 किया जाए या 1/18 किया जाए फॉर्मूला में,
ये मुश्किल हुई पता लगाने में, एक्चुअल मासेस निकालने में या रिलेटिव मासेस निकालने में वैल्यूज अलग अलग मिलेंगी। 1/16 करने पर अलग, 1/17 पे अलग, 1/18 पे अलग, है ना। जबकि कार्बन में ये डिसाइड हो गया, क्योंकि मोस्टली अबंडेंट कौन सा है, कार्बन 12, और मोस्ट स्टेबल भी है, इसीलिए कार्बन 12 के लिए 1/12 से हमने डिवाइड कर लिया, कांस्टेंट वैल्यूज मिलती हैं। अच्छा, अब ये बताओ, क्या अब हमारे अंदर ये शक्ति आ चुकी है कि पीरियोडिक टेबल में जिन जिन के मासेस अपने को याद हैं, क्या उनके सिंगल एटम के एक्चुअल मास भी याद हो गए क्या हमें? जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 19 AMU। और अगर आपसे पूछा जाए अकेले सिंगल फ्लोरीन एटम का एक्चुअल मास बताओ ग्राम में, 19 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब 19 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। समझ में आ गई क्या? तो क्यों ना एक काम किया जाए, 1 AMU can be written as 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम। और मुश्किल हल हो गई, हमने AMU को एक वैल्यू दे दी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अगर 14 AMU लिखा है तो हम क्या समझ रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास है। और अगर हम यहाँ AMU की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, सिंगल एटम का एक्चुअल मास आ जाएगा ग्राम में। एक्चुअल मास से मतलब क्या हमारा, ग्राम में। रिलेटिव मास से मतलब क्या है, AMU में मास। तो फॉर्मूला में या बेसिकली हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन के मास से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। बट यहाँ क्या लिखा है, 1/12 ऑफ द वेट ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो अगर ये ऐसे कुछ है तो इनको बोल देंगे कि हाँ हमने रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला है, 1/12 ऑफ द वेट ऑफ कार्बन 12 से रिलेट करके निकाला है। बट वैल्यू क्या आएगी, वही हाइड्रोजन के मास के इक्वलेंट। तो हमारा क्या बिगड़ रहा है बोलने में, किससे डिवाइड करके निकाला है, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 आइसोटॉप से डिवाइड करके निकाला है। बट अंदर ही अंदर हमें पता है, ठीक है ना। चलो मिटा दें इसको। तो जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला, क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं क्या? बस, तो बात वही है, फॉर्मूला लिख देंगे। हालांकि फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमारे समझ में आ चुकी है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वही सारी गणित, 1/12 ऑफ द वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। अगर मान लो एक एटम हुआ, उसको डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास, और अगर एक मॉलिक्यूल हुआ उसके मास में डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इतना सा डिफरेंस है। तो ये तो फालतू बात है, फॉर्मूला है। आप तो ये बताओ, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 क्या लिखें, सिंपली कार्बन का 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU, 12 + 4 टोटल 16 AMU। समझ में आ गई क्या? वैसे ही अगर मान लो आपको लिखना है NH3 का, ये 14 AMU नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का 3, टोटल 3 है, तो ये 17 AMU। और अगर मान लो आपसे बोला गया NaOH का, बताओ 40 AMU आ जाएगा क्या, 23 + 16 + 1, तो 40 AMU। इस तरह से रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। H2SO4 का 98 AMU। तो देखो ये प्रैक्टिस से आती है बेटा चीजें। जब मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था तब तुम लोग H2SO4 का मोलर वेट पूछते थे मुझसे, है ना। अब तुम्हें याद है 98 AMU, है ना, वैसे ही याद हो जाते हैं। अब बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि H2SO4 के अकेले मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास क्या है,
98 into 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम. Is that clear to all of you? चलो ये काम तो हुआ. अब बेटा आपको अगर आगे मोल कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ना है तो 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर और मासेस एटलीस्ट याद होने चाहिए, है ना. बिना उनके काम चलेगा नहीं, वरना ये वैसा ही सीन हो जाएगा. आप मंदिर में जा रहे हैं, भगवान मेरी लॉटरी का टिकट लगवा दो, लॉटरी का नंबर निकलवा दो. फिर भगवान एक दिन प्रकट होके कह रहे हैं टिकट तो खरीदो, पुराना है कोई बात नहीं. लेकिन एटॉमिक नंबर और जो मास आपको याद रखना है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, है ना. 1 किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए, है ना. ये तो याद होगा ही ना बेटा. 1 और हीलियम के लिए 4, और एटॉमिक नंबर 3 किसका है? लिथियम का, इसका 7 याद रखना है. 4 किसका है? बेरिलियम का, इसके लिए 9 याद रखना है. 5 किसका है? बोरोन का, 11 याद रखना है. फिर 6 किसका है? कार्बन का, 12. 7 किसका है? नाइट्रोजन का, इसके लिए 14. और 8 किसका आएगा? ऑक्सीजन का, इसके लिए 16. 9 किसका है? फ्लोरीन का, इसके लिए 19. 10 किसका है? नियॉन का, इसके लिए 20. 11 किसका है? सोडियम का, इसके लिए 23. 12 किसका है? मैग्नीशियम का, इसके लिए 24. 13 किसका है? एल्यूमिनियम का, इसके लिए 27. 14 किसका है? सिलिकॉन का, इसके लिए 28. ये तो याद होंगे बेटा. फिर 15 किसका है? फास्फोरस का. ये तो लिख लिया होगा फॉर्मूला, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं. 15 किसका है? फास्फोरस का, इसके लिए कितना है? 31. 16 किसका है? सल्फर का, 32. 17 क्लोरीन का, 35.5. 18 किसका है? आर्गन का, इसके लिए 40. 19 किसका है? पोटेशियम का, इसके लिए 39. और 20 किसका है? कैल्शियम का, इसके लिए 40. ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. अब आप पीरियडिक टेबल में जाके देखेंगे, हो सकता है किसी किसी के आगे डेसिमल्स लगे हुए हों, एग्जैक्ट वैल्यूज कई बार दे दी जाती हैं, बट अपने को ये वैल्यूज याद रखनी है मास नंबर की, है ना. इसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं अपने को. तो 1 से 20 तक याद होने ही चाहिए बेटा. और ये भी याद नहीं करके लाए ना तो धिक्कार है फिर, है ना. आर्गन का 40 लेना है ना. आज के लिए इतना ही काफी है. जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, है ना. जल्दी छोड़ रहे हैं, मैस में सब्जी वगैरह मिल जाएगी आज बढ़िया आप लोगों को, है ना. झोल झोल से नहीं खाना पड़ेगा. तो मोल को अगली क्लास में हम इंट्रोड्यूस करेंगे बेटा. तैयार हो गया है ना. बढ़िया से पढ़ेंगे अपन लोग मोल कॉन्सेप्ट, और जो क्वेश्चंस हैं इसके वो कंप्लीट कर लाना जो भी है ना.